हेलो फ्रेंड्स, ये IC38 एग्ज़ामिनेशन की वीडियोस का पार्ट सेकंड है। आपने ये पार्ट देखने से पहले आपने फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखना है और इस पार्ट को एकदम एंड तक देखना है। आपकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 फ्रेंड्स, ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म विच बेनिफिट इज़ रिसीव्ड। जैसे हम पॉलिसी करवाते हैं उसमें जो इन बिटवीन द टर्म में आपको जो भी बेनिफिट मिलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं मनी बैक और राइडर। ठीक है, इसमें मनी बैक को हम सर्वाइवल बेनिफिट भी कह देते हैं। इसमें क्या होता है, विद इन पॉलिसी टर्म आपको मनी बैक आते रहते हैं, हर एक 5 साल बाद आते रहते हैं, या अगर बच्चे की पॉलिसी है तो लास्ट ईयर आते रहते हैं। ठीक है, उसको हम मनी बैक कहते हैं। 52 क्वेश्चन, विच पेमेंट इज़ मेड अंडर क्रिटिकल इलनेस राइडर। क्रिटिकल इलनेस राइडर क्या होता है, कुछ क्रिटिकल बीमारी डिजीज़ होते हैं, बीमारियां होती हैं जो कि पॉलिसी में कवर होती हैं। अगर वो आपको डिटेक्ट हो जाती है, डायग्नोस हो जाती है, तो आपको लमसम सम अश्योर्ड अमाउंट डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ अगर कोई मिल जाता है तो आपको लमसम सम मिल जाता है। जो भी जितनी भी परसेंटेज सम अश्योर्ड की होती है वो आपको मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है 53 क्वेश्चन। इफ राइडर बेनिफिट ऑप्शन इज गिवन इन एब्सोल्यूट असाइन पॉलिसी, बेनिफिट गोज टू असाइनी नॉट टू द लाइफ एश्योर्ड। इसमें ये बताया है कि जैसे हमने कोई पॉलिसी किसी को एब्सोल्यूटली असाइन कर दी, क्योंकि हम दो तरीके से पॉलिसी असाइन कर देते हैं, एक एब्सोल्यूट एक कंडीशनल। तो इन्होंने यहाँ एब्सोल्यूट का ऑप्शन लिया है। अगर एब्सोल्यूट आपने असाइनमेंट की हुई है तो जो बेनिफिट है वो असाइनी को जाएंगे, लाइफ एश्योर्ड को नहीं जाएंगे। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसका सेक्शन असाइनमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, सुसाइड क्लोज इज़ फॉर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर फुल सम एश्योर्ड इज पेबल, विद इन 1 ईयर 80% ऑफ प्रीमियम इज रिफंडेड। इसमें क्या होता है, अगर किसी ने पॉलिसी करवा ली और बाद में सुसाइड कर लिया, अगर वो 1 साल से पहले करता है ना सुसाइड, तो उसको जितने भी उसने प्रीमियम दिया ना, उसका 80% उसको मिल जाएगा। ठीक है, इन केस वो 1 साल के बाद सुसाइड करता है, जितना भी सम एश्योर्ड है उसका वो उसको मिलेगा। इसको बोलते हैं सम एश्योर्ड क्लॉज। उससे आगे है प्रीजम्पशन ऑफ डेथ आफ्टर 7 ईयर। सेक्शन 107 एंड 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, 7 ईयर विल हैव टू पे द प्रीमियम्स। इसमें ये है कि अगर किसी ने कोई इंश्योरेंस करवा ली और उसमें बाद में वो बंदा गुमशुदा हो गया, मिल नहीं रहा फैमिली को, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये होगा कि एक सेक्शन 107 एंड 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में लिखा है कि अगर 7 साल वो बंदा नहीं दिखता है तो वो उसको मरा घोषित कर देते हैं, बट वो 7 ईयर के प्रीमियम वो फैमिली को भरने पड़ेंगे। सो ये आपको याद करना है सुसाइड के बारे में भी। ठीक है, प्लस अगर बंदा गुमशुदा हो गया उसके केस में भी, और जो ऊपर हमने डिस्कस किया है क्रिटिकल इलनेस राइडर, ठीक है, प्लस सर्वाइवल बेनिफिट, ये आप सभी को ये चीज़ें याद करनी होंगी। ओके फ्रेंड्स, 56 क्वेश्चन, क्लेम पेपर टू बी सबमिट बाय इंश्योरर टू क्लेमेंट विद इन 50 डेज फ्रॉम द इंटीमेशन। जब इंटीमेशन एक बार मिल गया उसके विद इन 15 डेज, ठीक है, जो क्लेम पेपर सबमिट आपको करवाने हैं। ठीक है, आगे है 57, क्लेम पेमेंट इज़ टू बी मेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट। जब आपने क्लेम की पेमेंट लेनी है तो आपको पहले सारे अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। ठीक है, उसके विद इन 30 डेज आपको जो पेमेंट रिसीव होगी। अगर इन एनी हाउ आपको नहीं मिलती तो बैंक इंटरेस्ट आपको मिलेगा, प्लस 2% फाइन देगा इंश्योरेंस कंपनी। आगे है 58, सेक्शन 45, नो क्लेम कैन बी कॉल्ड इन क्वेश्चन आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम द FPR और रिवाइवल्स। फ्रेंड्स, FPR की फुल फॉर्म है फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। ये सेक्शन 45 क्या कहता है कि जब हम किसी की इंश्योरेंस करते हैं तो उसको हम सभी चीज़ें पूछते हैं, क्या वो ड्रिंक करता है या स्मोकिंग करता है, उससे क्या क्या बीमारी हैं,
हाँ, अब ये क्या चीज़ है, अगर बंदा इंश्योरेंस कराते समय उसने बोला है कि मैं ड्रिंक नहीं करता, बट एक्चुअल में वो करता है, ठीक है। अगर वो 3 साल के पहले उसको कोई भी वो नहीं रहा, ठीक है, वो बीमारी की वजह से, बट उसने हमें बताया कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, बट उसे बीमारी थी, उसकी वजह से वो ख़त्म हो गया 3 साल से पहले, इंश्योरेंस करवाने से 3 साल से पहले, ठीक है, फिर उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तब पैसा नहीं मिलेगा जब उसने बोला है, ठीक है, जब उसने बोला है कि मैं ये चीज़ नहीं करता, बट वो एक्चुअल में करता है, ठीक है। अगर यही चीज़ इंश्योरेंस कराने के 3 साल बाद होती है, ठीक है, उसने हमें तब बोला था कि मैं दारू नहीं पीता, बट वो पीता है, और वो 3 साल के बाद दारू के कारण ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है, बट 3 साल हो गए हैं, ठीक है, तब उसको सारी पेमेंट मिलेगी। 3 साल से पहले उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसे कहते हैं सेक्शन 45। आगे 59 क्वेश्चन है, अर्ली डेथ क्लेम। अगर 3 साल से पहले कोई भी क्लेम आता है उसे अर्ली डेथ क्लेम कहते हैं, अगर 3 साल के बाद आता है उसे नॉन अर्ली कहते हैं, ठीक है। और जो इंक्वायरी होती है मस्ट बी विद इन 90 डेज बाय द इंश्योरर, कंपनी करती है विद इन 90 डेज। आगे 60 क्वेश्चन है, इन्फॉर्म अबाउट इंश्योरेंस एक्सेप्टेंट विद इन 15 डेज एंड कॉपी ऑफ प्रपोजल फॉर्म इज सेंड टू द पॉलिसी होल्डर विद इन 30 डेज। जब आप इंश्योरेंस कराते हो, ठीक है, इंश्योरेंस की आपकी एक्सेप्टेंस विद इन 15 डेज होती है, और जो आप फॉर्म भरते हो उसकी कॉपी आपको सेंड की जाएगी और की जाती है 30 दिन के बीच में। 61 क्वेश्चन, ombudsman, लिमिट 20 लाख, रिकमेंडेशन 30 days, award 90 days, award honor by insurer within 15 days, no fees, no advocate. 7 ombudsmen are in India. Complaint can made within 1 year but after 1 month. फ्रेंड्स, ombudsman क्या है, एक इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच का जो मीडिएटर होता है उसको हम ombudsman कहते हैं। उसकी लिमिट 20 लाख सम एश्योर्ड तक होती है। उसका जो रिकमेंडेशन है, जब हमें कोई भी इंश्योरर मना करता है कि आप ठीक गलत कह रहे हो, हाँ इंश्योरेंस कंपनी ठीक है, ऐसा अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बोलती है, उससे आप 30 दिन के बाद आप अप्लाई कर 30 दिन बाद आप कर सकते हो उसको रिकमेंडेशन, और उसका जो रिप्लाई आएगा वो 90 डेज़ के भीतर आएगा। और जो भी वो रिप्लाई देगा, चाहे इंश्योरेंस के हित में चाहे इंश्योर्ड के हित में, उसको वो 15 दिन के बीच में उसको मानना होता है। इसमें कोई फ़ीस नहीं होती, ना कोई एडवोकेट होता है। टोटल 17 ombudsman होते हैं इंडिया में। जो कंप्लेंट है, जब आपकी दरख्वास्त उन्होंने मना की है, ठीक है, आपकी जो बात उन्होंने डिनाई की है, उसके 1 साल के बीच बीच आप कर सकते हो, ठीक है, और एक मंथ आफ्टर कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। बल्कि जब उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया उससे 1 महीने होना चाहिए टाइम, 1 महीने के बाद ही आप कंप्लेंट कर सकते हो। बट वो जो कंप्लेंट 1 साल के बीच बीच कर सकते हो, 1 महीने बाद से लेकर इस 1 साल के भीतर भीतर आप कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। आगे है 62 क्वेश्चन, कस्टमर कोड 1986। अगर ombudsman की राय आपको गलत लगी, ये आपको फैसला इसका सही नहीं लगा, तो आप फिर कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। उसका सेक्शन है 1986। उसमें अगर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की लिमिट, उसमें लिमिट तय की है डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की और नेशनल कोर्ट की, ठीक है। अगर आपका जो 20 लाख से नीचे है कोई भी केस सम एश्योर्ड का, तो आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे। अगर 20 से 100 लाख तक है, 1 करोड़ तक है मतलब, फिर आप स्टेट के पास जाओगे, ठीक है। अगर 1 करोड़ के ऊपर है सम एश्योर्ड, फिर आप नेशनल में जाओगे। आगे 63 है IGMS, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये ऑनलाइन कंप्लीट करता है टू IRDA को। IRDA की है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, 2000 में आया था, ठीक है। 64 है फ्री एसेट। फ्री एसेट क्या होता है, कैन बी यूज फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। किसी भी चीज़ की हमने को ग्रोथ चाहिए और उसको एक्सपेंड करना है, तो उसको हम बोलते हैं फ्री एसेट। आगे है 65 कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये बेनिफिट सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है जो कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओके। 66 क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशन।
इसका हिंदी में हम मतलब कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशन को वफादारी का इकरार। आर ड्राफ्टेड बाय द पार्टी हैविंग ए ग्रेटर बार्गेनिंग एडवांटेज प्रोवाइडिंग द अदर पार्टी with only the opportunity to adhere to, example to accept the contract or reject। इसका मतलब बेसिक यही होता है कि पार्टी का वफादार होना जब वो इंश्योरेंस करवा रही हो। आगे 67 क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस मीन ऑल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूइंग पर्सनल एंड नर्सिंग केयर इन फ्यूचर। ठीक है, मतलब कि हम अपनी इंश्योरेंस करवा लेते हैं, ठीक है, और उसमें ऑल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूइंग जो भी हमारी पर्सनल जो भी चीज़ें हैं, कोई हमारी हेल्थ इशू है वो हमें बता दिए और वो आगे जाके कवर हो, वो उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस। वो लॉन्ग टर्म केयर होगी, ठीक है। इसमें 2 टाइप प्री फंडेड प्लान्स आते हैं, ठीक है, एंड एक आता है इमीडिएट नीडेड, उसको लमसम बोलते हैं। उसमें आता है भविष्य आरोग्य पॉलिसी इज़ द फर्स्ट प्री फंडेड प्लान फॉर आफ्टर हिज रिटायरमेंट बट प्रीमियम इज पेड ड्यूरिंग द प्रोडक्टिव लाइफ। प्रोडक्टिव लाइफ हम उसे बोलते हैं जब हम अर्निंग करते हैं, और उसके जब तक हम अर्निंग करते हैं तब तक प्रीमियम देना होता है, उसके बाद प्रीमियम बंद हो जाता है, बट आपका जो इंश्योरेंस चलती रहती है, आपकी हेल्थ पॉलिसी चलती रहती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस इसे बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स। 68 क्वेश्चन, नॉमिनेशन। इंश्योरेंस एक्ट 1938 सेक्शन 39 ओनली लाइफ एश्योर्ड कैन मेक नॉमिनेशन, एनी वन कैन बी नॉमिनी, नॉमिनेशन कैन बी मेड एनी टाइम, minor can also be nominee but appointee is must, consent of appointee is also must, can be more than one nominee, register is must, nomination is cancelled when policy is assigned। फ्रेंड्स, इसमें आपको ये ध्यान रखना है जो नॉमिनेशन का जो एक्ट है वो है सेक्शन 39। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि इसका सेक्शन कौन सा है नॉमिनेशन का, आपने याद रखना है इंश्योरेंस एक्ट 1938 सेक्शन 39। आपने 39 न से जो होता है नॉमिनेशन का याद रखना है। इसमें ये बताया गया कि कोई भी इंश्योरेंस लेता है उसका एक नॉमिनेशन होता है और एक से ज़्यादा नॉमिनी हो सकते हैं, और बच्चा भी नॉमिनी हो सकता है, माइनर भी नॉमिनी हो सकता है, बट बच्चे के साथ कोई 18 साल का एक अपॉइंटी भी रखा जाएगा, ठीक है। नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है जब पॉलिसी आप असाइन करते हो, ठीक है फ्रेंड्स। आगे है 69 असाइनमेंट। इंश्योरेंस एक्ट 1938 सेक्शन 38। अभी आपने नॉमिनेशन का 39 करना है, ठीक है, और असाइनमेंट का आपने सेक्शन 38 याद रखना है। ये आते हैं जो असाइनमेंट है दो तरीके से होती है, कंडीशनल और एब्सोल्यूट। आफ्टर असाइनमेंट पॉलिसी होल्डर विल बी असाइनी, जब पॉलिसी होल्डर असाइनमेंट करता है तो वो असाइनी बन जाता है, और जिसे वो पॉलिसी असाइन करता है वो असाइनर बन जाता है। क्लेम विल बी पेड टू लीगल हायर ऑफ असाइनी इन केस ऑफ डेथ, ठीक है। उसके बाद है नोटिस ऑफ असाइनमेंट इज़ मस्ट। ये असाइनमेंट का अपने बेसिक पहले यही याद रखना है कि 38 इसका सेक्शन है और कंडीशनल और एब्सोल्यूट है, ठीक है। कंडीशनल और एब्सोल्यूट में फ़र्क क्या होता है कि आप जैसे किसी बैंक को आपने असाइन कर दी पॉलिसी, आपने कंडीशन लगा दी कि जब मेरा लोन पूरा हो जाएगा उसके बाद मुझे मेरा पैसा मिल जाए, ये आपने कंडीशन लगा दी। और एब्सोल्यूट क्या है, आपने अपने फ्रेंड को जैसे कोई चीज़ हम दे देते हैं पक्के तौर पे, तू रख ले भाई। एब्सोल्यूट क्या है कि आपने संपूर्ण तौर पे उसे अपनी पॉलिसी दे दी, ये दोनों में फ़र्क है। आगे चलते हैं 70 क्वेश्चन। एक्चुअरीज आर प्रीमियम एंड बोनस कैलकुलेटर एंड और टू स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन। आपने एक्चुअरीज याद रखना है जो प्रीमियम बनाते हैं, बोनस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बेसिक जो प्लान, इंश्योरेंस प्लान जो बनाता है ना बंदा, उसको हम एक्चुअरीज बोलते हैं, ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 71। Underwriter see risk before accepting the premium. He does not settle claim. फ्रेंड्स, जो अंडरराइटर होता है वो एक सिलेक्टर होता है कि उसने सेलेक्ट करना है कि किसे
इंश्योरेंस देनी है और किसे नहीं देनी है, और ये बस यही सिलेक्ट करेगा और प्रीमियम डिसाइड करेगा, बट ये क्लेम सेटल नहीं करेगा। ठीक है, अंडरराइटर हम उसे बोलते हैं। जो प्राइमरी अंडरराइटर है वो एक एडवाइज़र होता है और एक एजेंट होता है। जो सेकेंडरी अंडरराइटर है वो इंश्योरेंस कंपनी होती है, ठीक है, या इंश्योरर होता है। आगे है 72, स्टैंडर्ड एज प्रूफ एंड नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ। जो स्टैंडर्ड एज प्रूफ होते हैं वो होता है बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, बैप्टिज्म सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एंड आधार विद फुल डेट ऑफ बर्थ। और जो नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ है वो है ESIS कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, सर्टिफिकेट बाय विलेज पंचायत, सेल्फ डिक्लेरेशन और हॉरोस्कोप। आगे है 73, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केम इनटू फोर्स 16 जुलाई 2005। Illegal money by hiding illegal sources, cash can be up to 5 lakh only, sorry 50,000 only। ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। इसको जो 2 नंबर का पैसा अवैध राशि होती है उसको रोकने के लिए आया था। ठीक है, तो ये आपने बस इसका डेट, मंथ और ईयर याद रखना है फ्रेंड्स। 74 है KYC, नो योर कस्टमर। इसके लिए हम जिसकी इंश्योरेंस करते हैं उससे उसकी कलर्ड फ़ोटोग्राफ मांगते हैं, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। आगे है 75, स्टैंडर्ड लाइफ, सब स्टैंडर्ड लाइफ, डिक्लाइंड लाइफ, प्रेफर्ड लाइफ। प्रीमियम विल बी लोअर फॉर प्रेफर्ड लाइफ। फ्रेंड, जो प्रेफर्ड लाइफ है वो इसका मतलब ये है, जो स्टैंडर्ड लाइफ, सब स्टैंडर्ड, डिक्लाइन, प्रेफर्ड, इसका मतलब ये है किसे हम इंश्योरेंस ज़्यादा से अलॉट करेंगे, किसे कम करेंगे। ठीक है, और जो प्रेफर्ड लाइफ होंगी ना उसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे क्योंकि उनका मोर्टेलिटी रेट जो होता है ना वो लो होगा। ये अकॉर्डिंग टू मोर्टेलिटी रेट ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड लाइफ, सब स्टैंडर्ड, डिक्लाइन डिफाइंड है। ठीक है, आपने ये इसमें ये याद रखना है कि प्रीमियम विल बी लोअर फॉर प्रेफर्ड लाइफ। ठीक है, आपने ये चीज़ याद रखनी है। ओके फ्रेंड्स। 76 क्वेश्चन, फिजिकल हजार्ड, एज, ऑक्यूपेशन, फैमिली हिस्ट्री, हॉबी, हैबिट, जेंडर, रेजिडेंस, हैंडीकैप। फ्रेंड्स, जो फिज़िकल हजार्ड क्या चीज़ होती है कि हम कोई भी पर्सन है उसके ऊपर ना हजार्ड होते हैं। जैसे अगर उसकी ऑक्यूपेशन थोड़ी हजार्डियस है, मतलब कि थोड़ा बिजली का काम करता है ना। अगर फैमिली हिस्ट्री ख़राब है, मतलब कि फैमिली में कैंसर है ना, उसकी मम्मा पापा का कैंसर हो गया ऐसे। अगर उसकी हॉबी जैसे हजार्डियस है, जैसे बंजिंग जंपिंग होगी, ठीक है, या आप हाइकिंग कर लो है ना, या आप स्विमिंग कर लो, ठीक है, या आपकी हैबिट नहीं अच्छी है, ठीक है कोई, या जेंडर हो गया, रेजिडेंस जहाँ रहता है वहाँ ख़तरा बहुत है। ये सारी चीज़ों को हम बोलते हैं फिज़िकल हजार्ड की, या उसकी फिज़िक्स को, उसकी जो हेल्थ को जो है ना उसको ख़तरा होगा, उसको बोलते हैं हम फिज़िकल हजार्ड। 77 आ जाता है मोरल हजार्ड, इंक्रीज रिस्क बिहेवियर आफ्टर परचेज ऑफ पॉलिसी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इंटेंशन टू कमिट फ्रॉड। अगर अभी ये मोरल हजार्ड क्या आ जाता है कि जैसे कोई बंदा है वो स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, ठीक है, उसके इंटेंशन सही नहीं है, वो कोई फ्रॉड भी कर सकता है, ठीक है, या थोड़ा पॉलिटिक्स में है बंदा है ना, क्राइम वगैरह करता है, ये सभी उसके आ जाते हैं मोरल हजार्ड में, है ना, जिसके कारण उसकी लाइफ पर रिस्क बढ़ रहा है। ठीक है, आगे, इफ़ मोरल हजार्ड इज़ नॉट लुक्ड इनटू इट मे रिजल्ट एडवर्स सिलेक्शन। अगर हमने किसी का मोरल हजार्ड को चेक नहीं किया इंश्योरेंस करते समय, तो उसकी जो एडवर्स ख़राब सिलेक्शन होगी हमारी तरफ से। ठीक है, आगे है 79, एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल, वेल्थ अकोमुलेशन। जो वेल्थ अकोमुलेशन है वो एक एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल होती है। ठीक है, आगे है ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट, बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, आगे है कंटेजेंसी, उसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। कंटेजेंसी मतलब कि अनएक्सपेक्टेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसमें लाइफ इंश्योरेंस में अगर हम कंटेजेंसी की बात करें, जैसे कोई बंदा लेता है वो कल को ख़त्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं लाइफ इंश्योरेंस में आ जाता है।
फिर 80 है हायर द इंटरेस्ट रेट लोअर विल बी 81 क्वेश्चन विच पॉलिसी इज़ ए मास पॉलिसी बाय गवर्नमेंट फॉर वेरी पुअर सेक्शन RSBY राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना। फ्रेंड्स ये पॉलिसी जो है ये वेरी पुअर सेक्शन बहुत गरीब लोगों के लिए होती है। 82 क्वेश्चन है मोर्टेलिटी इज़ रिलेटेड टू एज यूनिवर्सिटी और ऑपोजिट। फ्रेंड्स मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है, अगर कोई बच्चा है उसकी मोर्टेलिटी जो है वो हाई है, अगर कोई सीनियर सिटीज़न है उसकी मोर्टेलिटी लो है। मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है, उसका ख़त्म हो जाना, वो उसका नहीं रहना, उसका मोर्टेलिटी हाई और लो को डिफ़ाइन करता है। अगर कोई छोटी एज का पर्सन है उसकी मोर्टेलिटी हाई होगी, अगर कोई ज़्यादा एज का पर्सन है उसकी मोर्टेलिटी लो होगी। आगे है 83 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर, ये है 1872। उसके आगे है व्हाट इज़ वैलिड और इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें फ्रेंड्स हम डिफ़ाइन करते हैं, जैसे किसी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो पहले तो एक मेजर बंदा होना चाहिए, 18+ होना चाहिए। सेकेंडली वो मेंटली साउंड होना चाहिए, वो उसकी मेंटली हालत ठीक हो। तीसरा है कि उसको कोई भी हमने दबाव नहीं देना कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट करवा ही लो, ये दबाव नहीं देना। अगर दबाव दिया तो वो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं क्या वो जो बंदा है वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है, अगर वो है तो वो इनवैलिड होगा, अगर नहीं है तो वो वैलिड होगा। तो यही चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं इनवैलिड और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को। आगे है व्हाट इज़ प्रोस्पेक्टस हु विल लाइक टू गेट इट। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, किसी भी कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस होता है जिसको वो लोग देख कर अपना पैसा लगाते हैं। प्रोस्पेक्टस में उसकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। प्रोस्पेक्टस कंपनी तो निकालती है एक फ़ंड रेज करने के लिए, पैसे लेने के लिए लोगों से वो कंपनी कोई भी अपना प्रोस्पेक्टस निकालती है, ठीक है। वो प्रोस्पेक्टस जो होता है वो फिर लोगों में आ जाता है, फिर लोग उस कंपनी में पैसा लगाते हैं, ठीक है। आगे 85 है व्हाट इज़ रिवाइजनरी बोनस। इट इज़ पेड एट द टाइम ऑफ क्लेम। मैच्योरिटी क्लेम हो सकता है, डेथ क्लेम में जो मिलता है उसको हम रिवाइजनरी बोनस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 86 व्हाट इज़ टर्मिनल बोनस और फाइनल एडिशन बोनस और लॉयल्टी एडिशन। इट इज़ पेड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ओनली टू लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़। ये फ्रेंड्स जो बोनसेस होते हैं ना, ये तभी पे होते हैं जब पॉलिसी के टर्म 20 या 20 से ज़्यादा हो, ठीक है। ये बोनस आपको याद रखने होंगे आपको, ये टर्मिनल बोनस, फाइनल एडिशन बोनस, ठीक है, लॉयल्टी एडिशन, ये आपको कब मिलते हैं, जब आपकी पॉलिसी 20 या उससे ज़्यादा की टर्म की हो, ठीक है फ्रेंड्स। आगे है 87 क्वेश्चन, सॉरी। एट व्हाट स्टेज इंश्योरेबल इंटरेस्ट should exit under marine insurance only at the time of claim। फ्रेंड्स इसमें ये बोला है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो मरीन इंश्योरेंस में है वो कब ख़त्म हो जाता है, जब हम क्लेम लेते हैं तब वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। आगे है क्वेश्चन 88 फ्रेंड्स। इफ़ नॉमिनी डाई हु विल गेट द मनी। लीगल हायर्स ऑफ लाइफ एश्योर्ड। अगर किसी नॉमिनी की डेथ पहले होगी, जिसने पॉलिसी कराई थी उसके नॉमिनी की डेथ पहले ही होगी, तो पैसा किसको मिलेगा, उसके लीगल हायर्स को मिलेगा। वो कौन हो सकता है, जिसने पॉलिसी कराई उसकी वाइफ हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं, उसके फादर मदर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन है 89 इज़ यूलिप प्रीमियम इन्वेस्टेड इन सोशल सिक्योरिटीज़। नो। ये जो हमारा यूलिप प्लान होता है ये यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान होता है। इसमें आपका पैसा जो होता है वो शेयर मार्केट में लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे है 90 क्वेश्चन हु विल गेट मनी इफ़ असाइनर लाइफ एश्योर्ड डाइज। ठीक है, अभी एक होता है जब हम पॉलिसी की असाइनमेंट करते हैं तो एक असाइनर हो जाता है और दूसरा असाइनी हो जाता है, ठीक है। इसमें ये बताया असाइनर जो होता है वो होता है लाइफ एश्योर्ड, जिसने अपना बीमा करवाया है, और असाइनी वो होता है जिसको उसने अपनी पॉलिसी असाइन कर दी है। जब असाइन पॉलिसी कर दी है तो जो रिस्क कवर है वो सारा असाइनी का हो जाता है जिसको असाइन की है, और जो मनी मिलेगी इस केस में वो भी असाइनी को मिलेगी। लाइफ एश्योर्ड जिसने बीमा कराया उसको नहीं मिलेगी।
91 क्वेश्चन, लॉक इन पीरियड अंडर यूलिप प्लान इज़ 5 ईयर। जो फ्रेंड्स यूलिप प्लान होते हैं, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, उनका जो लॉक इन पीरियड होता है वो 5 साल का होता है। उससे आगे 92 क्वेश्चन हम देखते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट एंड प्रोविडेंट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। ये कौन से ईयर में पास हुआ था, ये आपको याद रखना है, 1912 में ये पास हुआ था। आगे 93 एक्ट है, आपको ऐसे ही याद रखना है कि इंश्योरेंस एक्ट जो होता है 1938 है, ठीक है। आगे है सेविंग पॉसिबिलिटीज़, कि हम किस किस तरीके से सेविंग कर सकते हैं। पहली है पार्टिंग विद लिक्विडिटी, और सेकंड है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन। पार्टिंग विद लिक्विडिटी क्या है कि हम कुछ चीज़ें बना ले, वो थोड़ी लिक्विडिटी उसकी ज़्यादा होती है। जैसे आपने किसी ने गोल्ड बनवा रखा होगा, है ना, वो थोड़ा लिक्विडिटी ज़्यादा है, आप कभी उसको बेच कर और पैसे ले सकते हो और अपना काम कर सकते हो, ठीक है। बट वो आपकी सेविंग भी है, ठीक है, एक तरीके की, और लिक्विडिटी भी है, ठीक है, वो पार्टिंग में है, ठीक है। सेकंड है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन। दूसरे तरीके से आप ऐसे सेविंग कर सकते हो, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, गाड़ी मोटर की, है ना, तो आप उस चीज़ को पोस्टपोन कर सकते हो, उसकी कंजप्शन को। आप ऐसा बोल सकते हो कि नहीं यार, इस साल नहीं, मैं रुक के लूँगा। बट आपके वो जो पैसे उस पर लगाने थे वो आपके सेव हो गए हैं, ठीक है। चाहे आप कल को ज़्यादा की और गाड़ी ले लो, चाहे उसमें से कम की लो, बट आपकी इसमें एक सेविंग भी होगी, और कंजप्शन जो होनी थी पैसे की वो आपने पोस्टपोन कर दी है, ठीक है। आगे 95 है प्रॉक्सिमेट कॉज फॉल बैक ऑफ हॉर्स, ठीक है। ये आपको मैं बताता हूँ, ये इसका हिंदी में क्या होता है, मतलब मौत आने का सबसे नज़दीक वाला जो कारण होता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमेट कॉज, ठीक है। इसमें क्या है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक बंदा है, वो घोड़सवारी कर रहा है, घोड़सवारी करते करते वो घोड़े से गिर गया, और गिर के वो पानी में गिर गया, और वहाँ उसको निमोनिया हो गया, और निमोनिया से वो मर गया, ठीक है। इसमें से उसका मौत का सबसे मेन कारण होगा कि वो घोड़े से गिरा। अगर वो नहीं गिरता, ठीक है, तो वो उसको निमोनिया नहीं होता, वो नहीं मरता। सो प्रॉक्सिमेट कॉज क्या है, मौत होने का सबसे नज़दीक का कारण, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमेट कॉज। ओके फ्रेंड। 96 क्वेश्चन, बुक वैल्यू एट विच इंश्योरर हैज़ परचेज्ड इट्स एसेट्स। फ्रेंड्स, ये बुक वैल्यू क्या होती है, जो इंश्योरेंस कंपनी है जो अपने एसेट जिस वैल्यू पर परचेज़ करती है उसे हम कहते हैं बुक वैल्यू। आगे है 97 क्वेश्चन, नेट प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम माइनस इंटरेस्ट अर्निंग, उसे हम बोलते हैं नेट प्रीमियम। आगे है ग्रॉस प्रीमियम, नेट प्रीमियम प्लस उसके लोडिंग, उसके ऊपर जितनी भी लोडिंग होती है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रीमियम। आगे है 98, व्हाट इज़ पूलिंग प्रिंसिपल, सिमिलर टाइप ऑफ रिस्क आर पूल्ड। इसमें फ्रेंड्स आपको बताया था, जैसे हम किसी पर्सन की इंश्योरेंस करते हैं, उसकी एज आप मान लो 20 ईयर्स है, और उसका जो प्रीमियम होगा वो हर एक 20 ईयर के बंदे का सेम ही प्रीमियम होगा। हम जो उनसे रिस्क पूल कर रहे हैं वो सिमिलर अमाउंट करते हैं, सो इसको बोलते हैं हम पूलिंग प्रिंसिपल। आगे है 99, अंडर सेक्शन 80C प्रीमियम पेड आर एग्जम्प्टेड। 80C सेक्शन के भीतर जितने भी प्रीमियम आप देते हो इंश्योरेंस कंपनी को, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। आगे है अंडर सेक्शन 1010D क्लेम अमाउंट इज़ एग्जम्प्टेड। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी क्लेम लेते हो किसी इंश्योरेंस कंपनी से, और उस पैसे पर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगता। आगे है 100 नंबर क्वेश्चन, एजेंसी विद न्यू इंश्योरर विद इन 90 डेज़ फ्रॉम सरेंडरिंग विद प्रीवियस इंश्योरेंस। आपने जब नई इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन करनी है, पहले आपको पुरानी इंश्योरेंस कंपनी में अपना रेजिग्नेशन देना होगा, और इंश्योरेंस कंपनी जो पुरानी वाली होगी वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट देगी। उससे बाद 90 दिन के बाद आप नई इंश्योरेंस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉल्ड कंसीडरेशन इन इंश्योरेंस। कंसीडरेशन से बोलते हैं इंश्योरेंस में, उसे बोलते हैं प्रीमियम को जो होता है इंस्टॉलमेंट, उसे बोलते हैं हम कंसीडरेशन। क्वेश्चन नंबर 102 है, हु इज़ द रेगुलेटर ऑफ बैंक्स। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटर है बैंक्स का। ऐसे ही सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो है सारी जो भी इक्विटी मार्केट है, शेयर मार्केट है उसकी। आगे है 103 क्वेश्चन,
Surinder is in a bar. Which kind of hazard is this? ये होगा मोरल। ये हज़ार्ड मोरल कैसे हुआ कि अगर उसने कोई गलत काम किया होगा तभी वो बार के पीछे है, तो उसका ये जो हज़ार्ड बना है वो मोरल हज़ार्ड बना है। ठीक है, ये उसके प्रिंसिपल्स नहीं ठीक है और उसका व्यवहार ठीक नहीं है, उसके मोरल्स में आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर है 104। हु विल गेट मनी अंडर MWP एक्ट 1874 सेक्शन 6 इफ़ ट्रस्टी इज़ नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, MWP का है मतलब मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। इसमें आपको पहले बताया था, इसमें जो मनी मिलेगी वो मिलेगी ट्रस्टी और ऑफिशियल ट्रस्टीज़ को। आगे है ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड, बिल्डिंग डिमोलिशन। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका कि अगर ऑक्यूपेशन, अगर उसका काम ठीक नहीं है ना, काम में ख़तरा है, तो वो कौन सा काम होगा जिसमें उसको ख़तरा होगा, और वो ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड में आएगा। ये जो बिल्डिंग डिमोलिशन है, जो बिल्डिंग वगैरह तोड़ते हैं, उसकी जान को ज़्यादा ख़तरा होता है कि कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है, तो वो उसका क्या हज़ार्ड होगा? ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाउ टू अटेम्प्ट। आपने एग्ज़ाम देने से पहले ये सारी दोनों वीडियो देख लेनी है, सारे क्वेश्चन समझ लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आप एग्ज़ाम देने गए, वहाँ आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, A, B, C और D। ठीक है, ये जो ऑप्शन होंगे, ये आपने पहले जाके 50 क्वेश्चंस के सभी ऑप्शन को A लगा देना है, या सभी को B लगा देना है, या सभी को C लगा देना है। ये चॉइस आपने वहाँ एग्ज़ाम टाइम करनी है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को A कर रहे हो तो फिर 50 क्वेश्चन A ही होने चाहिए। ठीक है, अगर आप B कर रहे हो तो 50 क्वेश्चन B ही होने चाहिए। अगर आप C कर रहे हो तो ये 50 क्वेश्चन आपने C ही लगाने हैं। इसके पीछे क्या राज है कि आपको अनअटेम्प्ट होने का कोई दुख नहीं होगा कि आपके क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह गए। और ये आपने पहले जो 50 A या B या C लगाए होंगे ना सभी ऑप्शन के, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पहले क्वेश्चन पे आ जाना है। आपने उसी क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज करना है जहाँ आपको एकदम श्योरिटी है कि मुझे ये आता है, उसका ही ऑप्शन आपने चेंज करना है। बाकियों का एज इट सेम जो आपने पहले शुरू में लगाया होगा ना, या A या B या C जो भी लगाया होगा उस समय, वो लगा रहने देना है, और जो आता है उसका ऑप्शन चेंज करना है। ठीक है, आपने ये चीज़ फॉलो करनी है और आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाएगा। आपने जाके सभी ऑप्शन का A लगा देना है, सभी क्वेश्चन का B लगा देना है, या सभी क्वेश्चन का C लगा देना है। उसके बाद पहले क्वेश्चन पे आ जाना है। ठीक है, और जो आपको पक्का पता है कि मैं ठीक, मुझे आता है, ये ठीक होगा, उसका ऑप्शन आपने चेंज करना है, बाकियों का लगा रहने देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। आप सभी एग्ज़ाम क्रैक करो और अच्छे पैसे अर्न करो, और ये चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियोस को लाइक करना। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, बाय।